मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में अपने साइमन कमीशन पर चर्चा की थी और साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था। और जब भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे तो उसी समय भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने के लिए चुनौती दी जिससे सब भारतीय सहमत हो। उसने कहा कि बहिष्कार में कोई समझदार नहीं है, जबकि भारतीय स्वयं ऐसा कोई भी संविधान तैयार करने में असमर्थ हैं, यानी काबिल नहीं है संविधान बनाने के जिसे भारत के सभी दल स्वीकार कर लें। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। कुछ मौलिक बातों को निश्चित करने के बाद इसकी बैठक स्थगित कर दी गई और 10 मई 1928 को पुनः बम्बई में इसकी एक बैठक हुई, जहां पर 8 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई जिसका कार्य भारत के संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करना था। पंडित मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की वह नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। श्री सुभाष बोस, सर तेज बहादुर स्प्रू, सैयद कुरैशी, सरदार मंगल सिंह, श्री MS रणे, सर अली इमाम, श्री GR प्रधान इसके अन्य सदस्य थे। बाद में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सब दलों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, यानी इसकी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वह इस प्रकार थे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला बिंदु था औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन। यद्यपि इस कमेटी का बहुमत औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में था, परंतु थोड़ी सी संख्या पूर्ण स्वतंत्रता के भी पक्ष में थी। नेहरू रिपोर्ट ने इन दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए बीच का रास्ता अपनाया। इसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य अंतिम उद्देश्य के रूप में नहीं बल्कि तात्कालिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। कमेटी ने उन सब दलों को जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। इसने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए और कार्यकारिणी को उनकी तरफ उत्तरदायी बनाया जाए। दूसरा बिंदु है प्रांतीय स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ। कमेटी ने भारत के लिए भविष्य में संघ की संभावना की कल्पना की। इसने प्रांतों को स्वायत्तता देने पर विशेष बल दिया और प्रांतों और केंद्र में संघीय आधार पर शक्तियों के बंटवारे की सिफारिश की। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई। यह कनाडा के संविधान को आदर्श मानकर किया गया ताकि केंद्र शक्तिशाली बना रहे। प्रांतों में कानून बनाने के लिए एक सदन होगा। अगला बिंदु है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की अस्वीकृति। रिपोर्ट में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक झगड़ों के प्रभाव को स्वीकार किया गया, लेकिन यह विश्वास प्रकट किया गया कि स्वतंत्र भारत इन सब समस्याओं के हल करने में सफल हो जाएगा। सांप्रदायिक समस्या की जटिलता का कारण विदेशी सत्ता भी थी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि हम एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय पर प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्तियों ने अल्पमतों को सांस्कृतिक स्वायत्तता, रक्षा कवचों और अनेक प्रकार की गारंटी द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की, परंतु उन्होंने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति तथा गुरुभार का अर्थ आबादी से अधिक स्थान को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे सांप्रदायिक समस्या हल होने के बजाय और अधिक उग्र रूप धारण करती है। ऐसी पद्धति को राष्ट्रहित के विरुद्ध समझा गया। रिपोर्ट में चुनाव पद्धति की सिफारिश की गई, परंतु अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए स्थानों को आरक्षित करने पर बल दिया गया। अगला बिंदु है नए प्रांतों का निर्माण। मुसलमान बहुत समय से
मांग कर रहे थे कि सिंध को बम्बई प्रांत से अलग किया जाए और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को दूसरे प्रांतों के समान दर्जा दिया जाए, ताकि पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उनका बहुमत हो जाए। मुसलमानों की यह मांग प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में स्वीकार कर ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की सारी शक्तियां लोगों से ली गई है और वे लोगों की संस्थाओं द्वारा इस संविधान के अनुसार प्रयोग में लाए जाए। इसका यह अर्थ था कि प्रभुसत्ता लोगों के पास रहेगी। भारत में कोई भी राज धर्म नहीं होगा। पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार मिलेंगे। अगला बिंदु है संसद। भारत सरकार की कानूनी शक्तियाँ संसद यानी पार्लियामेंट के पास रहेंगी, जो सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेंगी। सीनेट में 200 सदस्य होंगे, जो प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा चुने जाएंगे। प्रत्येक प्रांत को उसकी आबादी के आधार पर प्रतिनिधि दिया जाएगा। प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य होंगे, जो बालिगों द्वारा चुने जाएंगे। 21 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा, जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में भी 21 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार होगा। विदेशी मामलों में संसद के वही अधिकार होंगे जो अधिराज्यों के संसदों के हैं। अगला बिंदु है भारतीय रियासतें। रिपोर्ट में कहा गया कि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद केंद्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर वही अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सब केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद किसी देशी रियासत से किसी संधि या सनद के विषय में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सौंपने का अधिकार होगा। अगला बिंदु है केंद्रीय कार्यकारिणी। भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास रहेगी और वह शक्ति गवर्नर जनरल द्वारा सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रयोग की जाएगी, परंतु यह शक्ति कानूनों और संविधान के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद होगी, जिसमें प्रधानमंत्री और 6 अन्य मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सब मामलों के लिए सामूहिक रूप से संसद की ओर उत्तरदायी होंगे। अगला बिंदु उच्चतम न्यायालय। भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने और प्रिवी काउंसिल को सभी अपीलें बंद करने का सुझाव दिया गया। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करेगा और प्रांतों में झगड़ों का निर्णय करेगा। अगला बिंदु है प्रतिरक्षा। प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायुसेना और जल सेना के सेनापति, जनरल स्टाफ के अध्यक्ष तथा 2 अन्य सैनिक विशेषज्ञों को मिलाकर एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाए। भारतीय सेनाओं के संबंध में सभी नियम और विनियम इस समिति की सिफारिश के अनुसार बनाए जाएं। प्रतिरक्षा संबंधी सारे खर्च की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा से लेनी पड़ेगी, परंतु भारत पर विदेशी आक्रमण होने या इसकी संभावना होने पर केंद्रीय कार्यकारिणी को किसी भी धनराशि के खर्च करने का अधिकार होगा।